Assalamu alaikum, dear students. Here is Kumail Haider, and welcome to Octahedron Chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट को डिटेल में डिस्कस किया बेटा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इमाम अल गजाली। अच्छा, ये लेक्चर थोड़ा सा ये जो टॉपिक है बुक में जो दिया हुआ था बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल था, इसलिए मैंने इसको पहले से पॉइंट्स बना के बोर्ड के ऊपर मैंने मेंशन कर दिया और इसके बाद फिर इसी को मैं यहीं से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता और वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने इसको पहले से ही राइट अप करके रखा ताकि जल्दी से इसको मैं समझा सकूं। और दूसरी बात ये कि जो इमाम अल गजाली की जो कंट्रीब्यूशन है, ये आपके जो फेडरल बोर्ड के जो पेपर होगा अभी 2025 में, उसमें ये फॉर्मेटिव है, तो ये शामिल नहीं है सिलेबस के अंदर। बट मैंने सोचा कि हो सकता है कि जो नेक्स्ट जो पेपर होना है 2026 में 26 में वो उसमें अगर ये शामिल कर देते हैं तो फिर ताकि पहले से ही रिकॉर्डेड रहे। मैं कोशिश ये करूंगा कि कुछ फॉर्मेटिव टॉपिक्स भी साथ साथ रिकॉर्ड करूंगा ताकि अगर पेपर में आते हैं तो फिर नेक्स्ट सिलेबस में शामिल करते हैं तो फिर आपके लिए आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इमाम अल गजाली की कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इमाम अल गजाली। ही वाज, देखिए ये रिलीजियस पर्सन था इमाम अल गजाली, ठीक है। तो इसके इनके बारे में बहुत सारे ऐसे भी बातें हैं जो कंट्रोडिक्ट करते हैं, ठीक है। रिलीजियस जो लोग हैं उनके जो थॉट्स है, बहरहाल जो हमारे सिलेबस के मुताबिक हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जरा देखते हैं कि सबसे पहले बात तो ये कि इनका पूरा नाम क्या था बेटा। इनका पूरा नाम था अबू हामिद अल गजाली, ठीक है। इनका पूरा नाम था, याद रखिएगा, और लैटिन में इसको अल गजेलस या अल गजाल के नाम से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इनकी जो एरा था बेटा वो था 1058 AD आफ्टर द डेथ और 1111 AD, मतलब ये इनकी ड्यूरेशन थी जो मतलब इसमें पैदा हुआ था और यहाँ पे इनकी वफात हो गई। तो ही वॉज अ मुस्लिम थियोलॉजियन। मुस्लिम थियोलॉजियन था। थियोलॉजियन कहते हैं जो मसलक के बारे में पढ़ते हो, या जो सेक्टेरियन जो होता है ना, मसलक के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको थियोलॉजियन कहते हैं। और माइस्टिक कहते हैं सोफिज्म। इसका मतलब होता है सूफिज्म। सूफिज्म, ठीक है। तो ये एक मुसलमान थियोलॉजियन और माइस्टिक था। ये पैदा हुआ बेटा कहाँ पे, इराक के अंदर, ठीक है। इराक में ये पैदा हुआ और बाद में ये मूव किया कहाँ पे, बगदाद, इराक के अंदर। और इराक के अंदर उनका जो काम था वो टीचिंग था बेटा। टीचिंग से मुराद ये कि वो इस्लामिक टीचिंग करता था, मतलब ये इस्लामिक जो जितने भी रिलीजियस टीचिंग था वो सारा वो करता था, एंड डिबेटिंग प्रैक्टिसेस, और ये बहस और मुबाहिसा वगैरह ये करते थे, ठीक है। और इसके बाद इसी टीचिंग, इस्लामिक जो रिलीजियस टीचिंग की वजह से और उनकी डिबेटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से इनको इमाम ऑफ इराक का लक़ब मिला इसको, ठीक है। इमाम ऑफ इराक का क्या मिला बेटा इनको, लक़ब मिला, ठीक है। इसके बाद वो चला गया जेरूसलम, ठीक है, जिसको आज हम फिलिस्तीन भी कहते हैं, वहां चले गए। इसके बाद उनकी आखिरी जिंदगी वहां तक, जो लास्ट उनकी जो सांस थी वहां तक उन्होंने फिलिस्तीन के अंदर ही कयाम किया और वही पे इनकी जिंदगी खत्म हो गई। तो ये था थोड़ा सा इनकी बैक हिस्ट्री इमाम अल गजाली की। और इसके बाद इनकी कुछ फेमस राइटिंग थे बेटा। फेमस राइटिंग में सबसे पहले उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंस, इसके नाम से किताब लिखी बेटा। उसके बाद तोहफतुल फलसफा के नाम से एक किताब लिखी, जो हम अभी थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या था। और इससे तोहफतुल फलसफा ये एक इनकोहेरेंस ऑफ फिलोसोफर था, मतलब जो इनकोहेरेंस कहते हैं बेतरतीबी, या जिसको हम कहते हैं डिसऑर्डरनेस। एक फलसफे में या फिलोसोफर जो थे उस वक्त जमाने के, उनकी जो फलसफा था उनमें बहुत सारे बेतरतीबी थी, उनको उन्होंने बेसिकली ये तोहफतुल फलसफा ने इसको करेक्ट किया, उनको तरतीब में लेके आया। इसके बाद तोहफतुल फलसफा, इसने देखिए इनकी थोड़ा सा अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो ये जो ये किताब थी इसने चैलेंज किया नियो प्लाटिज्म को,
ठीक है, इन लॉजिक और कॉज में। ये न्यू प्लाटिज्म बेसिकली क्या था, ये थाउट थी या इसको हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी था इनका, और ये पेश हुआ था 3rd सेंचुरी एडी को, ठीक है, तीसरी सेंचुरी में, सदी में इसको पेश किया था न्यू प्लाटिज्म। ये जो फिलॉसफी है, ये इसको बाद में ना इसका जो नाम अगर आप देखें तो इसका प्लेटोनिक फिलॉसफी भी कहा जाता है इसको। इसको बनाने वाला दो लोग थे या दो जमाने के फिलोसोफर थे। एक था एमोनियस सेकस, ठीक है, एमोनियस सेकस बेसिकली ये टीचर था, ये वाज अ टीचर, ये टीचर था, और इसका ही स्टूडेंट था प्लेटिनस, ठीक है। और प्लेटिनस क्या था बेटा, प्लेटिनस इस एमोनियस सेकस का स्टूडेंट था। इन दोनों ने मिलके ये बेसिकली न्यू प्लाटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है या प्लेटोनिक फिलॉसफी इन दोनों ने पेश किया। इनका बिलीफ ये था कि जो ह्यूमैनिटी है ना बेटा, वो इंटेलिजेंस, सोल और मैटर से मिलकर बनता है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि द गॉड, मतलब ये है कि द सोल मेक वन सोल एंड मैटर इज द प्राइस वर्दी बिकॉज क्रिएशन कैन नाउ टू मैटर, ठीक है। मतलब ये जो गॉड है या जो वन है इनका, ये उन्होंने इसलिए ये बनाया मैटर को ताकि वो उनको पहचान सके, द गॉड को पहचान सके। इनका ये एक आइडिया था। भारत तोहफतुल फलसफा ने इस पॉइंट को, इस न्यू प्लाटिज्म को चैलेंज भी किया था। इसके बाद इमाम अल गजाली का एक एक्सपेरिमेंट है जिसको बर्निंग कॉटन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। बाद में इसको रिजेक्ट भी उन्होंने खुद ही किया था, भारत सिलेबस के मुताबिक दिया हुआ, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। इमाम अल गजाली ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको बर्निंग कॉटन एक्सपेरिमेंट के नाम से दिया जाता है। इसने आइडिया दे दिया नेसेसरी कॉजेशन का, मतलब उन्होंने नेसेसरी कॉजेशन का जो आइडिया है इस बर्निंग कॉटन एक्सपेरिमेंट के जरिए दे दिया। मतलब इसमें है कि हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये उन्होंने जो कॉटन एक्सपेरिमेंट किया था उसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये फॉर एग्जांपल ये एक फ्लेम है, ठीक है, ये फ्लेम है, इस पे फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि ये बर्निंग फ्लेम है, ठीक है, दिस इज अ बर्निंग फ्लेम, ये बर्निंग फ्लेम है, बर्निंग फ्लेम है, ठीक है। और अगर हम इसके करीब किसी कॉटन को लेके जाते हैं ना, कॉटन की पीस को लेके जाते हैं, तो कॉटन की पीस जब इसके करीब आएगा तो इसकी भी क्या हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी, इसकी भी बर्निंग हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो बर्निंग ऑफ कॉटन है ये किस वजह से हुआ, किस कॉज की वजह से हुआ, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्लेम की वजह से। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये था कि हर जो है ना इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज होता है। मिसाल के तौर पर अगर बारिश होती है तो क्लाउड की वजह से बारिश होती है, तो इसको कहा जाता है नेसेसिटी या नेसेसरी कॉजेशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आपको याद रखनी है कि देयर इज अ कैजुअल लिंक बिटवीन द बर्निंग फ्लेम एंड द पीस ऑफ कॉटन, मतलब जाहिर बात दोनों के दरमियान एक ताल्लुक है जिसकी वजह से बर्न हुआ कॉटन का पीस। द बर्निंग फ्लेम necessarily burns the nearby piece of cotton। जब आपने पीस ऑफ कॉटन को फ्लेम के करीब लेके गए तो उसकी भी क्या हो गई, बर्निंग हो गई। This causal link is known as necessary causation। इसी लिंक को बेसिकली क्या कहा जाता है, necessary causation कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं भी आपको कहा था कि रेनिंग वाला जो मामला है, ड्यू टू क्लाउड रेनिंग होती है, बारिश होती है, ये आपने इस थ्योरी ऑफ नेसेसरी कॉजेशन के हवाले से ये पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद रिजेक्शन था इसी का ही, रिजेक्शन ऑफ नेसेसरी कॉजेशन, इसको उन्होंने खुद ही रिजेक्ट किया बाद में। तो बर्निंग कॉटन एक्सपेरिमेंट की वजह से हमने अभी कहा कि इसमें फ्लेम के करीब जब हम कॉटन की पीस को लेके जाते हैं तो उसकी बर्निंग होती है। जिस तरह से जब हम आईलिड को हम ओपन करते तो हमें दिखाई देती है, अगर हम आईलिड को बंद करते तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती। तो यही मामला इसमें भी है कि हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज होता है। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ये जो नेसेसरी कॉजेशन है इसके बारे में सोचा और उसके बाद इसी थ्योरी को उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब नेसेसरी कॉजेशन विल रिजेक्ट द कांसेप्ट ऑफ गॉड विल, ये अल्लाह के मंशा को बेसिकली क्या करता है, रिजेक्ट करता है। इस सेंस में उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और कहते हैं कि वो एवरीथिंग हैज नेचर एंड इज हैबिचुअल इन इट,
हर किसी हर जो है नेचर जो है अल्लाह ताला या गॉड जो है क्या करता है बेटा, किसी भी कॉज को किसी चीज का सबब बनाता है किसी चीज के लिए, हर चीज का जो सबब होता है वो अल्लाह ताला खुद ही बनाता है। इसके बाद वो कहता है कि भाई गॉड क्रिएट यूनिवर्स, ठीक है, अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को बनाया, ठीक है, और सस्पेंड किया था हैबिचुअल सक्सेसर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, और अल्लाह ताला जो है गॉड शो मिरेकल्स बाय सस्पेंडिंग द हैबिचुअल कोर्स ऑफ इवेंट, ठीक है, अल्लाह ताला मौजूदा वगैरह करके जो हैबिचुअल इवेंट्स हैं उनको सस्पेंड करता है। तो ये था बेटा अबाउट इमाम अल गजाली, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट थे तो मैंने सारा इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बना के इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपकी बुक के अंदर गिवन है, उनको सिंपल से सिंपल करके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। इसको जरा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बाहर ये फॉर्मेटिव में पेपर में यहाँ से सवाल नहीं पूछी जाएगी, वैसे फॉर द सेक ऑफ योर जनरल नॉलेज आपने इमाम अल गजाली की कंट्रीब्यूशन को याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा अगला लेक्चर जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और देन फिर कुछ कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स है 1.1 एंड 1.2 उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं, ठीक है बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।